नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। धान की फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन। अच्छे उत्पादन के लिए सिंघाड़े की फसल में जरूरी कार्य। फसलों के विकास और अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा में जरूरी होती है और ये पोषक तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों की पूर्ति हमें खाद उर्वरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। अगर धान की फसल की बात करें तो इस समय धान की रोपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में अच्छी पैदावार के लिए धान का सही पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है और हम धान में अगर पोषक तत्व की प्रबंधन की बात करते हैं तो हमारे पौधों को अपने जीवन चक्र को संपूर्ण करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 गैसें ये हैं जो पर्यावरण से मिल जाती हैं। जो पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो 3 पोषक तत्व हैं ये गौण पोषक तत्व होते हैं और इनकी मात्रा अधिक रूप में पौधों को आवश्यकता होती है। धान की खेती इस क्षेत्र में बड़े एरिया पर की जाती है, लेकिन जिस एरिया में लगातार फसलें ली जाती है वहाँ सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। आमतौर पर किसान डीएपी, यूरिया और पोटास फसल में देते हैं और बाद में खड़ी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे फसल कम बढ़ती है और उत्पादन कम मिलता है। उसके बाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, अन्य तरह के बोरान, जो ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। इन सब को मिलाकर 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अभी हमारे किसान भाई जो पोषक तत्व की हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे किसान भाई रोपाई कर चुके हैं या धान की सीधी बुआई कर चुके हैं, तो उन लोगों ने फास्फोरस जिसे हम डीएपी मान लेते हैं और पोटास हम म्यूरेट ऑफ पोटास मान लेते हैं। तो ये रोपाई करते समय या धान की सीधी बुआई करते समय इसकी पूरी मात्रा जितना हमें लगता है और हमारा जो नाइट्रोजन होता है जिसको यूरिया के माध्यम से हमारे किसान देते हैं, उसकी आधी मात्रा रोपाई के समय छिड़काव कर दिए होंगे। और उसके बाद जो हमारी आधी मात्रा नाइट्रोजन की बचती है जिसको यूरिया के माध्यम से दिया जाता है, उसको 2 भागों में, बराबर भागों में, वो टिलरिंग के समय जो हमारे कल्ले निकलते हैं धान के पौधों से, कल्ले निकलते समय जो बची हुई मात्रा है उसकी आधी मात्रा और जो आधी मात्रा बचती है उसको जैसे हम गाभा निकलते समय देते हैं, तो ये हमारा नाइट्रोजन का पूरा व्यवहार हो जाता है। वही गंधक, जिंक, बोरान और आयरन मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज इनकी भी कमी पाई जा रही है। वही अन्य तत्व आसानी से प्राकृतिक रूप से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता जानने के लिए फसलों के लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवा लें, जिससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाए हैं तो धान की रोपाई के समय डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन के अलावा जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक तत्व की कमी हर जगह मिट्टी में देखी जा रही है। एक चीज़ और होता है, जिंक बहुत महत्वपूर्ण हमारे धान के लिए होता है। तो जिंक का हम कैसे लक्षण पहचानेंगे कि जिंक की कमी है? तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे, हमारे किसान भाई देखे होंगे, जब हम खेत में जाते हैं तो कोई अगर पान खाकर पीच थूक देता है तो उस तरह के लक्षण हमारे
पौधों की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जब इस तरह के लक्षण दिखाई दे समझ लीजिए कि खैरा रोग का लक्षण है। तो हम 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का हम छिड़काव करते हैं, जिससे हमारा खैरा रोग से हम बच जाते हैं और हमारे फसल बच जाती है। इस घोल में बूझा हुआ चूना मिलाकर स्प्रे किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करने के लिए बूझा चूना 2.5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। इसी तरह आयरन यानी लौह तत्व की कमी भी देखी जाती है, जिसे सफेदा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें धान की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ऐसी समस्या देखी जा रही है तो 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बूझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। वही गंधक तत्व की जहां तक बात है तो यह भी फसलों को बहुत जरूरी है। इससे फसल में प्रोटीन बनता है, रोग कम लगते हैं और दानों के निर्माण में भी बहुत सहयोगी होता है। आमतौर पर मिट्टी में यह उपलब्ध रहता है, लेकिन गहन फसल चक्र के चलते इसकी भी कमी होने लगती है। इसलिए रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में पीलापन दिखाई दे तो सल्फर का स्प्रे या भुरकाव भी कर सकते हैं। इसी तरह बोरान तत्व की भी कभी कभी कमी देखी जाती है। इसकी कमी होने पर पत्तियां मोटी और कड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती है। वहीं अगर खड़ी फसल में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बोरोक्स की 5 किलोग्राम मात्रा का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। और भी जैसे हम अगर मिट्टी की जांच करवाते हैं, मिट्टी की जांच करवाने के साथ साथ अगर उनमें जो हमको अनुशंसित मात्रा कही जाती है, दी जाती है, तो हम कार्ड के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश रहेगा तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए हरी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करें और औसत मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों को डालें। ऐसा देखा जाता है, पूरे भारत में देखा जाता है, बिहार में भी देखा जाता है कि हमारे किसान भाई अधिक यूरिया देने से तो वो उड़ जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो वो मिट्टी को प्रदूषित करता है। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया देंगे, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का सोर्स देंगे तो पौधे की बढ़वार भी ज़्यादा होगी, उस समय गाभा निकलने में कठिनाई होगी। तीसरा कारण क्या है कि जब हम नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भनभनिया एक कीड़ा होता है जिसको ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं, इसका प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है, उससे फिर हमको कोई उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हमारा अपने किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि हमारे किसान भाई मिट्टी जांच के हिसाब के उपरांत ही आप जो अनुशंसित मात्रा दी गई है कार्ड में, उसके कार्ड के हिसाब से ही आप उर्वरक का व्यवहार करें तो उत्पादन भी अच्छा होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती अपने राज्य बिहार में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने इसकी रोपाई समय से कर दी थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा की कृषि विशेषज्ञ अंजलि सुधाकर। सिंघाड़ा की खेती में हमें सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें जो हमें
ध्यान देने योग्य हैं वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो आपका खरपतवार जो है, इसमें जब हम बुआई करते हैं तो इसमें आपकी 20 से 30 दिन के बाद हमें देखते हैं कि इसमें खरपतवार का ग्रोथ होने लगता है। तो इस अवस्था में हमें क्या करना है कि जो है आपकी एक बांस की अलग एक पट्टा ले लें, उसमें आपको एक जाल बिछा के उससे पहले जो है आपको खरपतवार निकाल लेना है। और उसके बाद खरपतवार जैसे काई जमा हो जाता है तो काई को कोशिश करें कि पहले काई को उस जाल से हटा ले। हर फसल की भांति सिंघाड़े की फसल में काफी खरपतवार उगाते हैं। ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही कई रोग और कीटों का प्रसारण फसल में करते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। चूंकि सिंघाड़ा एक अधिक पानी में उगने वाली फसल है, ऐसे में कई बार फसल में काई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में लकड़ी के साथ जाल बांधकर काई को निकालें और इसका अधिक प्रकोप होने पर चून का भुरकाव करें। खेती में एक सबसे और भी महत्वपूर्ण बातें होती है, हमें इसमें पानी का लेवल जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आपका पानी का लेवल 1 से 1.5 फीट से अगर कम हुआ तो आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा किसान भाइयों को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उनका जो पानी का लेवल है जहाँ पे वो सिंघाड़े खेती करे वो 1 से 1.5 फीट ना हो। अगर इन केस अगर वो आपका कम हो रहा है, वो पानी की लेवल अगर 1 से 1.5 फीट से कम हो रहा है तो उस केस में आप उसमें सिंचाई करें या फिर उसमें पानी और भरे तालाब में, ताकि वो पानी का लेवल मेंटेन रहे और आपका प्रोडक्शन अच्छा हो सके। जैसे कि आपका गोबर का खाद जो है, सड़े हुए गोबर का खाद आप 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तो इसमें आपकी उत्पादकता जो है वो अगर सपोज आपका 1 हेक्टेयर में 30 से 40 क्विंटल आ रहा है तो अगर आप गोबर का खाद डालेंगे तो आपका ये जो यील्ड है वो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्राप्त होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें कीट की प्रॉब्लम आती है। तो कीट में इसमें प्राय 2 तरीके के कीट पाए जाते हैं सिंघाड़े की खेती में। जो पहला एक कीट हो गया आपका लाल भृंग जिसको बोलते हैं, या सिंघाड़ा भृंग जिसे बोलते हैं। सिंघाड़ा भृंग में क्या होता है, ये जो कीट होते हैं ये उनके जो स्टेम होते हैं उसके अंदर घुस के अंदर खोखला करते जाते हैं और पत्ते पे एक, और ये जो होते हैं एडल्ट फेज में या फिर अपने जो लार्वा छोड़ते हैं पत्तों पे, उससे आपका जो उत्पादन होता है जो उस पर अफेक्ट होता है। तो हमें इस अवस्था में क्या करनी है कि आपको एक दवाई का छिड़काव करना होता है। दवाई के छिड़काव के पहले अगर एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि पहले दवाई का छिड़काव हम ना करके पहले हम नीम का तेल में छिड़काव करें, क्योंकि ये एक जैविक विधि है। तो इसमें आपको नीम का तेल जो है वो 5 ग्राम प्रति लीटर के दर से आपको मिला के इसका, और खेतों में आपका जो भी आपका मखाना सिंघाड़ा का खेत है उसमें आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि इक्वल तरीके से स्प्रे करना है। उसके बाद फिर अगर आपने ये जैविक विधि से कर लिया, उसके बाद फिर आप अगर इससे भी कंट्रोल ना हो आपका खेतों में तो उसके अवस्था में फिर आपको दवा की तरफ बढ़ना है। और दवा में आपको जैसे लाल भृंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है क्लोरोपाइरोफॉस, एक दवा आती है जो कि 2 ml प्रति लीटर के में घोल में मिला के आपको उसमें खेतों में इक्वल तरीके से छिड़काव करनी होती है। सिंघाड़े की फसल में लाल खजूरा कीट का प्रकोप भी अधिक होता है। ये कीट पौधों में छेद कर अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाती है और पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरे आप फिर इन कीट के बाद आपका इसमें बीमारी जो है सिंघाड़ा की खेती में प्रायः बीमारी थोड़ी कम लगती है, लेकिन एक जो सबसे मूल बीमारी है वो लगती है वो दहिया जिसे कहते हैं, दहिया की बीमारी लगती है। इसमें क्या होता है कि आपके पत्तों पे एक सफ़ेद सी परत जम जाती है, जिससे जो आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो पौधों को जो धूप मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। इस केस में आपको जो दवा इस्तेमाल करनी होती है वो होता है मेनकोजेब जिसे बोलते हैं। तो मेनकोजेब आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के खेतों में इसका हमें छिड़काव करना होता है। इससे जो है आपका जो बीमारी है वो दूर हो जाती है और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। सिंघाड़े की जल्द पकने वाली प्रजातियों की पहली तुड़ाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और अंतिम तुड़ाई 20 से 30 दिसंबर को की जाती है। इसी प्रकार देर पकने वाली प्रजातियों की प्रथम तुड़ाई नवंबर के प्रथम सप्ताह एवं अंतिम तुड़ाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। सिंघाड़ा फसल में कुल 7 से 8 तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई पूर्ण रूप से विकसित पके फलों की ही करना चाहिए। कच्चे फलों की तुड़ाई करने पर गोटी छोटी बनती है एवं उपज भी कम प्राप्त होती है। बाजार में मध्यम आकार वाले कम से कम 30 से 50 ग्राम वजन के फलों की मांग होती है।
इसलिए फलों की तुड़ाई बाजार मांग को देखते हुए करें। तो जो भी भाई लोग जिनके खेतों में जल जमाव हो जाता है, जो अपना धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिन खेत में जल जमाव की वजह से, अधिक जल जमाव की वजह से, तो उस ऐसी अवस्था में मैं सजेस्ट करूंगी कि वो सिंघाड़े की खेती करें और अपना आय बढ़ा सकें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। ग्लेडियोलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पुष्पीय पौधा है जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कट फ्लावर के रूप में बिकता है। अगर आपने भी ग्लेडियोलस की फसल लगा रखी है तो फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल लेने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं उद्यान महाविद्यालय खूंटपानी चाईबासा की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल से। आपका जो आज तलवार फूल जिसको हम ग्लैडियोलस के बारे में भी ग्लैडियोलस बोल के बोलते हैं, उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो ग्लैडियोलस का जो फूल है अभी आपका 2 महीने का हो गया होगा। तो अब उसमें जो है आपका जो नाइट्रोजन है उसका जो पहले बार डोज आप जब बुनाई लगाए होंगे तब दे दिए होंगे। अब जो है उसका नेक्स्ट डोज देने का समय आ गया, क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट इसका फ्लावरिंग टाइम है, फूल खिलने का समय है। तो इसके लिए जो ग्लैडियोलस का जो दूसरा बार जो इसका नाइट्रोजन का डोज डाल रहे हैं वो है 60 kg प्रति एकड़ का। ग्लेडियोलस में पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है। ग्लेडियोलस की फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लेडियोलस में 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी दें। जब पौधे में चौथी पत्ती बनती है उस समय स्पाइक की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होने के कारण सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। साथ में बारिश के दिनों में खेतों में अधिक समय तक जल जमाव नहीं होने दें। ये तो बारिश का सीज़न है तो पानी तो ऐसे ही मतलब आ रहा है, बट कभी कभी ये होता है कि बहुत समय के लिए मतलब धूप आ रहा है, तो उस समय में हम 4 से 5 दिन का अंतराल में हम यहाँ पे पानी देंगे, क्योंकि अभी का जो समय है उस पानी देने के लिए बहुत ही मतलब इसको बहुत पानी का ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी फूल खिलने वाला है अब हमारा जो क्रॉप है। उसके बाद ग्लैडियोलस में जो है या जो तलवार फूल बोलते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे जो है मिट्टी को चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लैडियोलस का जो पौधा है वो बहुत नाजुक होता है और इसका निचला जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब टूटने वाला हिस्सा होता है। तो इसके ऊपर इसीलिए ना उसका मिट्टी चढ़ाना इस समय में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है खरपतवार जो है अभी इसके पौधे के साथ अब कॉम्पिटिशन में लग गए होंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और एकदम से खरपतवार हर जगह मतलब फैला हुआ है। तो इसको मैनुअल मेथड से जो लेबरल लगा के करने से ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मतलब यांत्रिक उपाय नहीं कर सकते हैं। ग्लेडियोलस से गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि फसल में समय पर खरपतवार प्रबंध करें। इसके लिए फसल अवधि के दौरान लगभग 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है तथा निराई गुड़ाई करते समय पौधों के आसपास 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे गिरे नहीं और सीधे खड़े रहें। और अभी जो है इसका जो ग्लैडियोलस का कहीं कहीं पे एक कॉर्म से जो आप लगाए होंगे वहाँ से 2-2 पौधा निकल रहा होगा, तो एक पौधा को कृपया आप तोड़ दीजिए
और उसके बाद इसका जो है फूल आने का समय हो गया, तो फूल आने के बाद जो है इसको आप तुरंत से क्या कीजिए, स्टेकिंग कीजिए। स्टेकिंग मतलब बाम्बू का या कोई लकड़ी का में लकड़ी का जो है उसमें उसको बांध दीजिए। और अभी जो है बारिश का सीज़न में जो फ्यूजारियम विल्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और जिसको तना गलन बोलते हैं, वो भी बहुत मतलब प्रकोप इसमें आता है। तो तना गलन के लिए जो है कार्बेंडाजिम का जो सोल्यूशन है उसको ड्रेंचिंग करना है, सॉइल ड्रेंचिंग मतलब जो है मिट्टी में ही उसको देना है या फिर स्प्रे कर सकते हैं 0.2% मतलब 1 लीटर में 2 ml। और उसके बाद हम अगर फील्ड में जब ये पहले इसका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उसका जो तना गलन स्टार्ट हो गया है नीचे के तरफ से, ये मुख्यतः जब पानी ज़्यादा आता है उस समय ये दिखाई देता है। इस फसल में माहू और थ्रिप्स ग्लेडियोलस की फसल के प्रमुख कीट हैं। ये कीट मुख्य रूप से पौधे और पत्तियां तथा स्पाइक को हानि पहुंचाते हैं। यह कीट फसल को खेत तथा कंदों को भंडारण के समय भी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस फसल में पिल्लू का प्रकोप भी होता है जो कि पत्तियों के अलावा स्पाइक को काटकर खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस प्रकार का अगर आप मैनेजमेंट करते हैं जैसे बताया गया, इस टाइप का अगर आप करेंगे तो आपका जो फूल, कॉर्म और जो कॉर्मेल है इसका जो परिमाण में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक उन्नति भी होगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरदिया, जिला गोपालगंज के कृषक अवधेश कुमार ने। ये सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अवधेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अब अगस्त महीने में आ गए हैं और जिन किसान भाइयों ने जून के लास्ट में या जुलाई महीने में सोयाबीन की खेती की है उनकी फसल करीब करीब 1 महीने की हो गई है। जैसा कि जानते हैं आप कि सोयाबीन टाण भूमि में लगाई जाती है और टाण भूमि में वर्षा के समय में खरपतवार का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय देख रहे हैं बारिश भी नहीं हो रही है और अगर खेतों में ज़्यादा खरपतवार होंगे तो उस खेत का पानी भी बहुत तेज़ी से खत्म होगा और आपके सोयाबीन की फसल पर बहुत उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये इस समय सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है कि आप अब खरपतवार का नियंत्रण अवश्य करें। इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप जो है हाथ से खरपतवार की निकाई गुड़ाई करके उसको निकाल सकते हैं। अगर हाथ से निकाल रहे हैं तो दो निकाई गुड़ाई आपको करनी है, एक आपके सोयाबीन लगाने के 20 दिनों के बाद और दूसरी जो है 40 दिनों के बाद। जो किसान भाई केमिकल के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं उसमें सबसे अच्छा दवा आज के समय में इमजिथापायर है, जो कि सोयाबीन लगाने के 20 दिनों से 25 दिनों के बीच में छिड़काव किया जाता है। इमजिथापायर 10 SL नामक दवा 750 मिलीलीटर 400 लीटर पानी में घुला करके 1 हेक्टेयर में छिड़काव करते हैं। तो ये दवा बहुत ही कारगर साबित होती है और सोयाबीन के खेत में खरपतवारों का संपूर्ण समूल नाश करती है। सोयाबीन खरीफ की फसल होने की वजह से सामान्यतः फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सितंबर माह जब फलियां बन रही हो और लंबे समय से बारिश नहीं हो तब फसल को 1 या 2 बार हल्की सिंचाई आवश्यक दें। और अगर बारिश अधिक हो रही है या खेत में जल जमा हो रहा है तब फसल से जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर करें। इस समय अगर आपका खेत में पानी की कमी हो जाएगी सोयाबीन के पौधे के, तो आपको उत्पादन में बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस समय अगर आप जरूर से जरूर उसमें सिंचाई की व्यवस्था करें और अगर सिंचाई अच्छी मिल जाती है, बारिश हो जाती है, तो 2% यूरिया का घोल जो है सोयाबीन की फसल में वो उसको का छिड़काव करें। यूरिया का घोल अपने पूरे फसल में छिड़काव करते हैं फूल बनने के समय में। आज के समय में सोयाबीन की फसल भी कीटों के प्रकोप से अछूती नहीं है और ऐसे में जरूरत है कि किसान भाई फसल में लगने वाले कीटों की पहचान करके सही तरीके से नियंत्रण करें। इस समय सोयाबीन की फसल में भुआ पिल्लू का प्रकोप सबसे अधिक होता है, जो कि पत्तियों के नीचे झुंड में पड़ते हैं
और पत्तियों को खाकर छन्नी समान कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ग्रसित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। और उसके बाद राइनेक्सीपायर 20 SL नामक दवा 100 ml दवा को 1 हेक्टेयर में आपको छिड़काव करना है। ये बहुत ही नई दवा है लेकिन बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा बाजार में क्विनॉल फास्ट नामक दवा भी मिलती है। इसके प्रयोग से भी आप भुआ पिल्लू यानी कि बिहार हेरी कैटरपिलर का आप रोकथाम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं कहीं पे जो है कुछ रोग का भी प्रकोप होता है, तो ऐसी जगहों के लिए कुछ जो फंजीसाइड हैं उनका अगर वैसे तो झारखंड में सोयाबीन में किसी डिजीज का परेशानी कम होती है, लेकिन फंजीसाइड का प्रयोग कर करके आप अगर आपके फसल में कुछ लगता है कि रोग हो रहा है तो आप उसको जो है फंजीसाइड का प्रयोग करके भी रोक सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18bihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।